हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम लोग 7 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग 7 जून के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आज का करंट अफेयर्स का, वह है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गरसैंण को ई विधानसभा बनाए जाने की घोषणा जो है वह किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो गरसैणी जो है वह उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसे ई विधानसभा बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, देहरादून जो है वह उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन ग्रीष्मकाल राजधानी जो है वह गरसैंण है, तो उसको ई विधानसभा बनाए जाने की घोषणा की गई। इसका फायदा ये होगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक, तो अब ये होगा कि ई विधानसभा बनाए जाने से जो फाइलें हैं वहाँ ले जाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से क्या होगा, इसका संचालन किया जा सकेगा। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पता होगी, जो उत्तराखंड है वह उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग होकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, और इस समय पर जो उनके वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बेबी रानी मौर्य जो है वहाँ की गवर्नर है, जो राज्यपाल है वह बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, उत्तराखंड देश की 28% जैव विविधता पाई जाती है। उत्तराखंड में जो 28% जैव विविधता है वह पाई जाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ हम लोग देखते हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए का भुगतान अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया है। तो डिजिटल भुगतान जो है ना, डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के द्वारा एक भुगतान अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया गया है। वह कितने करोड़ रुपए का है? तो इसका सही आंसर जो है वह है 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, 500 करोड़ रुपए का यह एक कोष स्थापित किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको अगर पता है तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1935 को की गई थी। ठीक, 1 जुलाई 1935 को की गई थी ब्रिटिश राज के समय पर। फिर उसके बाद भारत जो है आज़ाद हुआ, और उसके बाद जो भारत का सेंट्रल बैंक है उसकी स्थापना हुई। धीरे धीरे वह कार्य करने लगा और आगे बढ़ रहा है। तो आरबीआई जो है इस समय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या किया है कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी स्थापना की गई है। वह भी 500 करोड़ रुपए का भुगतान 500 करोड़ रुपए के द्वारा। तो इस जो कोष को बनाया गया है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो आरबीआई है वह चाहती है कि जो टीयर 3 से टीयर 6, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो टीयर 3 से टीयर 6 के शहर है ना, वहाँ पर क्या हो, और पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल, मतलब डिजिटल भुगतान को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि टीयर 3 और टीयर 6 है क्या। यह एक कैटेगरी है जिसमें जो आरबीआई है शहरों का क्या करती है, डिवाइड करती है। टीयर फर्स्ट में 1 लाख से ऊपर लोग रहते हैं, टीयर सेकंड में जो 1 लाख के अंडर रहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद टीयर 3 है, टीयर 4 है, टीयर 5 और टीयर 6, इसी तरह जो है टीयर्स में डिवाइड है। तो इसमें जो खासकर ध्यान दिया जा रहा है वह टीयर 3 से लेकर के टीयर 6 तक के शहरों को, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट है उनको बढ़ावा देने के लिए खासकर जो यह कोष बनाया गया है ना, डिजिटल अवसंरचना विकास कोष है ना, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बनाया गया है। तो 500 करोड़ रुपए आरबीआई खर्च करेगी। तो आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में वह है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के प्रमुख गवर्नर हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो इसका सही आंसर जो है वह रूसी भाषा दिवस। प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि जो रूसी भाषा दिवस को अलेक्जेंड्रो पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो अलेक्जेंड्रो पुश्किन थे कौन? तो वह रूस के कवि थे, है ना। वे आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माने जाते हैं। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है रूसी भाषा दिवस। तो फरवरी 2010 में संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने
भाषा दिवस का शुभारंभ किया गया था। ठीक, फिर संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस की संगठना 6 आधिकारिक भाषाओं को संरक्षित करती है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं जो है वह है अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच। ये 6 भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक भाषाएं हैं। उन्हीं में से 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है यूएन के द्वारा। अब यूएन को आप जैसे जानते हैं, यूएन की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, तो यूएन जो है उसकी आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी और फ्रेंच। ठीक है, तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री है और यहाँ की जो राजधानी है वह मॉस्को है। इनके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रिलायंस जियो जो कंपनी है उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुबाडला ने करीब कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर है 1.85% की हिस्सेदारी जो है रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में मुबाडला ने खरीदी है। ठीक, तो मुबाडला है क्या आखिरकार, इसके बारे में हम देखते हैं। रिलायंस द्वारा बीते कुछ सप्ताह में यह छठा जो सौदा किया गया है, उसने छठी बार अपने कुछ परसेंटेज जो है प्लेटफॉर्म जो है उसको शेयर किया और बेचा है। तो यह एक जो इसका बेसिक मोटो क्या है? तो वह कर्ज मुक्त होने के इससे में मदद मिलेगी कि जो ये अपने परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं ये बेचती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनको जो इन्होंने बड़े बड़े बैंकों से और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन लिया, कर्ज लिए हुए हैं, तो इनको चुकाने में ज़्यादा फायदा हो पाएगा। तो इसी के तहत क्या किया है, अबू धाबी में स्थित एक निवेश कंपनी है मुबाडला। तो इन्होंने क्या किया है, मुबाडला ने 9,093 करोड़ रुपए में करीब 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है। किसकी? रिलायंस जियो में प्लेटफॉर्म में। ठीक, तो रिलायंस जियो का यह छठवां सौदा था, कुछ ही हफ्तों में यह छठवां सौदा है रिलायंस जियो का। तो इसमें करीब फेसबुक में 10% हिस्सेदारी खरीदी है, सिल्वर लेक ने 1.34, इसी तरह विस्टा इक्विटी ने भी कुछ परसेंटेज, पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक और केकेआर और मुबाडला। तो टोटल मिला करके 6 सौदों को रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म ने किया है, जिसमें से करीब इसे 87,655 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो मतलब 6 सौदों में से करीब 87,000 करोड़ रुपए इसने जुटा लिए हैं रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में। तो यह छठवां इनका सौदा था और जो अबू धाबी में स्थित एक निवेश कंपनी है मुबाडला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वह सर्वकालिक मतलब कि अभी तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है 2-3 महीनों से जो लॉकडाउन है उसके कारण जो हर चीज़ है वह केवल नीचे ही जा रही है। तो एक ये जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यह सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। तो यह जो है इसकी स्थिति है 493 अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर में भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह पहुंच गया है। वर्तमान के जो अभी मई महीना खत्म हुआ है उसमें जो आकलन आए हैं उसके तहत, तो इसकी जो बढ़ोतरी हुई है वह 3.43 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होकर के जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वह 493 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। तो विदेशी मुद्रा एसेट्स में यह जो है 3.5 अरब की वृद्धि देखने को पाई गई है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का जो टोटल जीडीपी है उसका 1/6 पार्ट है। ठीक है, ये 450 बिलियन अरब डॉलर है ना। तो भारत की जो टोटल जीडीपी है वह 3 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्यूलिप प्रोग्राम को केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र में कार्य के लिए शुरू किया गया है? जो ट्यूलिप प्रोग्राम है उसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो किस क्षेत्र में वह कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर जो है वह रोजगार के क्षेत्र में ट्यूलिप प्रोग्राम जो है वह कार्य करेगा। तो ट्यूलिप प्रोग्राम आखिर है क्या, किसके द्वारा यह शुरू किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जैसे ट्यूलिप फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका बेसिक मोटो क्या है कि स्नातक स्तर की शिक्षा कर चुके, जो स्नातक जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएट की शिक्षा पूरी कर ली है, तो देश भर के किसी भी शहरी स्थानीय निकायों में क्या होगा, वे स्मार्ट सिटीज़ की परियोजनाओं में इंटर्नशिप करने का उन्हें अवसर दिया जाएगा।
तो इंटर्नशिप की अवधि जो होगी वह 8 सप्ताहों की होगी, करीब 2 महीने की अवधि होगी, 1 वर्ष तक की यह हो सकती है ना। 8 सप्ताह से 1 वर्ष तक की इस अवधि को रखा गया है। तो योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय जो MHOU है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के मध्य 5 वर्ष का संयुक्त उपक्रम होगा। ठीक, तो 18 महीने के भीतर कॉलेज का अंतिम वर्ष पूरा किया हुआ जो है व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, वह पहले से इस कार्यक्रम के तहत 25,000 छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। तो इसमें करीब 25,000 छात्रों को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के मध्य इसका जॉइंट वेंचर है इसका। तो 18 महीनों के भीतर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें इंटर्नशिप दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको नौकरी उसी में दी जा सकती है या और कहीं और किसी स्थान पर भी वो नौकरी कर सकते हैं। तो यह ट्यूलिप प्रोग्राम को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। CSE की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में प्राकृतिक आपदा से 2019 में 50 लाख से ज़्यादा लोगों का विस्थापन हुआ है? तो सेंटर फॉर साइंसेज एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें बताया गया है कि 2019 में 50 लाख से ज़्यादा का लोगों का विस्थापन हुआ है। तो वह कौन सा देश है जिसमें यह विस्थापन हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत में करीब 2019 में प्राकृतिक आपदाओं से करीब 50 लाख से ज़्यादा लोगों का विस्थापन हुआ है। यह CSE की रिपोर्ट में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। तो CSE द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 2019 में भारत में मौसमी आपदाओं के कारण करीब 50 लाख लोगों का विस्थापित हुए हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें किया गया है। तो विश्व में यह सबसे ज़्यादा है। फिर 2019 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले कुल आंतरिक विस्थापन में भारत का पाँचवा स्थान है। मतलब कुल आंतरिक विस्थापन जो है उसमें भारत का टोटल अगर देखें तो 5वां स्थान है, मतलब एक तरह से परसेंटेज में, लेकिन नंबर ऑफ पीपल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा भारत में है। फिर वर्ष 2019 में 19 चरम मौसमी घटनाओं के कारण करीब 13,057 लोगों की मृत्यु हुई है भारत में। टोटल केवल फानी जो एक तूफान आया था उड़ीसा में, वहाँ पर 18 लाख लोगों का विस्थापन केवल उसी के कारण हुआ था। ठीक, तो इसी प्रकार जो अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कारण भारत में करीब 50 लाख लोगों का विस्थापन हुआ है टोटल। अंबरनाय नदी में बड़े पैमाने पर तेल के रिसाव की दुर्घटना के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अंबरनाय नदी में क्या हुआ है? बड़े स्तर पर तेल रिसाव हुआ है। तो आर्कटिक क्षेत्र में यह नदी स्थित है। तो यह किस देश में स्थित है और कहाँ पर स्थित है जिसके कारण उस देश ने क्या किया है? आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस में स्थित है यह आर्कटिक क्षेत्र में अंबरनाय नदी। इसमें क्या हो रहा है? ऑयल रिसाव हो रहा है। तेल रिसाव के कारण जो रूस है वहां पर उसने क्या किया है? आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है यह अंबरनाय नदी। तो इसमें क्या हो? बड़े पैमाने पर ऑयल स्पिल हो रहा है, मतलब जो ऑयल है वह वहां पर रिसाव हो रहा है। तो धीरे धीरे जो नदी का कलर है वह लाल कलर का होता जा रहा है। अंबरनाय नदी जो है तेल रिसाव के कारण क्या हो रहा है? पूरी नदी एक लाल होती जा रही है, लाल नदी दिख रही है। अगर आप इसको आप मैप में या सैटेलाइट से देखेंगे तो यह नदी वर्तमान में लाल दिख रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नदी को साफ करने के लिए कम से कम 10 साल लग जाएंगे पूरी तरह से साफ करने के लिए। फिर 20,000 टन डीजल फैल गया है इस नदी पे। तो इसकी जो सतह है वह लाल रंग की दिखाई दे रही है। और नॉर्सिक नगर जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है, जो यह नगर स्थित है नॉर्सिक, यह आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है। और बिजली संयंत्र के ईंधन टैंक गिर जाने के कारण यह घटना हुई है। तो यहाँ क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा करप्शन और इन चीज़ों के कारण वह जो टैंक थे वह बहुत पुराने हो गए थे, जिनके कारण अब क्या हुआ है? ये टैंकों से ऑयल लीक हो रहा है। तो दुर्घटना जो है आधुनिक रूस इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में दूसरी सबसे बड़ी घटना यह मानी जा रही है। इससे पहले जो 1994 में घटना हुई थी कच्चे तेल के रिसाव का, वह सबसे बड़ी घटना मानी जा रही थी। तो यह जो घटना है यह काफ़ी ज़्यादा ख़राब है रूस के लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी को इससे ज़्यादा नुकसान होगा, और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान होगा, नदी को नुकसान हो ही रहा है ना। तो इस तरह देख रहे हैं कि अंबरनाय नदी है, ये नाम याद रखिएगा, अंबरनाय नदी आर्कटिक सर्कल में स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र में, है ना। और ये कौन से शहर पर स्थित है? तो यह नॉर्सलिक है ना, नॉर्सिक है, नॉर्सलिक यह शहर है, आर्कटिक सर्कल पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैक्स नामक उपकरण किस संस्था द्वारा बनाया गया है? सुमेर पैक्स जो नामक एक उपकरण बनाया गया है, तो किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो है, इसके आंसर में आप देख पाएंगे, इसका आंसर जो है DRDO के द्वारा इसे बनाया गया है। सुमेर पैक्स नामक एक जो उपकरण है, ठीक।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है सुमेर पैक्स। और इस उपकरण का एक्चुअली में उपयोग क्या होगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा इसमें फैला हुआ है। तो सुमेर पैक्स जो उपकरण है यह क्या करेगा, पीपीई किट है ना, पीपीई किट आप अगर जानते हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसको पहनने में क्या होता है, ज़्यादा अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोग इसको पहन नहीं पाते हैं। तो लोग क्या होता है 30 मिनट से अधिक पहनने पर क्या होता है, ज़्यादा उनको स्वेटिंग होने लगता है, उनको सांस फूलने लगता है, इस तरह की चीज़ें होने लगती है, वह असहज महसूस करते हैं इस पीपीई किट को पहनने के लिए। लेकिन जो यह उपकरण बनाया गया है यह क्या करेगा, इसके प्रयोग से क्या होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक बनाया जा सकेगा। तो इससे इसको जो ये उपकरण है इसके तहत क्या होगा कि पीपीई किट के प्रयोग से स्वास्थ्यकर्मी अत्यधिक पसीने की समस्याओं से क्या करते हैं, ज़्यादा जूझने लगते हैं। तो इन स्थितियों को चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। इससे समाधान के लिए के रूप में डीआरडीओ ने सुमेर पैक्स नामक एक वायु संचालन प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत क्या होगा 500 ग्राम का एक उपकरण जो होगा इसमें रखने के बाद जो एक डॉक्टर हैं वो क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पीपीई किट को बड़े आसानी से पहन पाएंगे और उसको ज़्यादा देर तक पहन पाएंगे। डीआरडीओ रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में कार्य करता है, जैसा कि आपको पता है, और तीनों सेनाओं के लिए कार्य करता है, आवश्यक चीज़ों का निर्माण करता है, डीआरडीओ के द्वारा ही की जाती है। तो डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया है। सुमेर पैक्स को एयर सर्कुलेशन सिस्टम भी विकसित की गई है। ठीक, तो डीआरडीओ रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में काम करता है जैसा कि आपको पता है, और तीनों सेनाओं के लिए काम करता है। इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1958 में की गई थी, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के कार्य करने के लिए। ठीक है।